नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित और बंगाल ट्रेलर यूपी क्लाइमैक्स। जी हां, पश्चिम बंगाल की सियासत में आया है भूचाल। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर रहा है। ममता बनर्जी का मजबूत किला ढह गया और इसके साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल की ये जीत यूपी 2027 का ट्रेलर है या फिर यूपी की सियासत अपनी अलग पटकथा लिखने जा रही है? बंगाल में कमल सिर्फ खिला नहीं, बल्कि उसने ये संदेश दे दिया है कि सियासत में कोई भी किला अजय नहीं है। अब नजरें यूपी पर है, जहां मुकाबला और भी दिलचस्प है। एक तरफ बीजेपी जो संगठन नेतृत्व को मोमेंटम के दम पर आगे बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो सामाजिक समीकरण और गठबंधन के सहारे मैदान में है। तो क्या बंगाल की पटकथा यूपी में दोहराई जाएगी या फिर यहां समीकरण बदल देंगे सारा खेल? आज की डिबेट में हम इसी बड़े सवाल का जवाब तलाशेंगे। बंगाल फतेह की बात करेंगे और क्या यूपी में भी कमल की रहा है। लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। बंगाल, जहां कभी दीदी का दबदबा टूट मारा जाता था, वहां अब कमल खिल चुका है। यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि सियासी माइंडसेट में बड़ा बदलाव है। इस जीत ने बीजेपी को नया नैरेटिव दिया है कि मजबूत संगठन, आक्रामक कैंपेन और लीडरशिप का चेहरा किसी भी मजबूत किले को गिरा सकता है। बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, ममता बनर्जी का किला ढहा, मोदी योगी का बड़ा आत्मविश्वास। अब नजरें टिकी है उत्तर प्रदेश पर, जहां 2027 का चुनाव देश की सियासत की दिशा तय करेगा। यहाँ बीजेपी के सामने बड़ा चेहरा अखिलेश यादव है, जो लगातार सामाजिक समीकरण और गठबंधन की राजनीति पर भरोसा कर रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या बंगाल मॉडल यूपी में फिट बैठेगा? बंगाल में बीजेपी ने लोकल मुद्दों के साथ नेतृत्व और राष्ट्रवाद का मिश्रण पेश किया, जबकि यूपी में जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे और गठबंधन की राजनीति अब भी बेहद अहम फैक्टर है। 2027 पर अब सीधी नजर, क्या बंगाल मॉडल यूपी में चलेगा? बीजेपी वर्सेस सपा सीधा मुकाबला। योगी सरकार की सरकार विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर पहले ही आक्रामक मोड में है, तो वहीं अखिलेश यादव युवाओं, किसानों और पिछड़े वर्गों के जरिए अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। यानी मुकाबला साफ है, एक तरफ संगठन और नेतृत्व का भरोसा, तो दूसरी तरफ सामाजिक समीकरण और गठबंधन की ताकत। क्या दोहराई जाएगी बंगाल कहानी? तो क्या बंगाल की जीत यूपी में भी कमल खिलाएगी या फिर यूपी की जमीन पर समीकरण बदल देंगे खेल? फिलहाल सियासत पूरी तरीके से गर्मा चुकी है, रणनीतियां तैयार हो रही है और 2027 का महासंग्राम अब दूर नहीं। तो क्या बंगाल का मॉडल यूपी में भी चलेगा? इसी सवालों के जवाब आज तलाशेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। राजेश शुक्ला राजनीतिक विश्लेषक है, दारा सिंह यादव सपा नेता है, शिव सिंह भारती बीजेपी प्रवक्ता है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी राजेश शुक्ला जी, क्या लगता है कि जो गणित, जो रणनीति पश्चिम बंगाल में अपनाई गई है, क्या वही यूपी मॉडल में अपनाया जाएगा और इस बार यूपी फतेह का ये सिर्फ एग्जाम्पल है? अनम्यूट करके फिर अपनी बात रखिए। हेलो, आवाज आ रही? जी, बात रखिए। देखिए ममता जी, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, देश को बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल एक प्रांत का चुनाव नहीं था, ये राष्ट्रवाद का चुनाव था। और पूरे देश ने, जिस तरीके से पूरे देश को चिंता हो रही थी कि ये चुनाव किस तरफ जाएगा, बांग्लादेश एक और बनने जा रहा था, इसको रोका है बंगाल की जनता ने। मैं बहुत बधाई देता हूं बंगाल की जनता को, कोट कोट प्रणाम करता हूं कि उनका सही निर्णय हमारे राष्ट्र को एक मार्ग पर लेकर गया है और इसके लिए मोदी जी की विशेष बधाई के पात्र हैं और अमित शाह जी,
बहुत बधाई के पात्र हैं, सुनील बंसल जी बहुत बधाई के पात्र हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बड़ी भूमिका रही वहां पर, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का संदेश वहां दिया और लोगों ने उस पर विश्वास किया है। बहुत बधाई है देश को। ठीक है, दारा सिंह यादव जी, जिस तरीके से यूपी में सत्ता बदली, माफ कीजिएगा, जैसे बंगाल में सत्ता बदली, क्या यूपी में भी बदलाव तय है? देखिए, सबसे पहले तो आपकी टीम को और आपके दर्शकों को नमस्कार। टीम में बैठे हुए जो वक्ता हैं उनको भी नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कह रही है कि वहां पर हम चुनाव लड़े, तो मैं कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ ही कहाँ। पश्चिम बंगाल में तो आक्रमण हुआ था। कैसे? और जहां आक्रमण होगा हथियारों के साथ, बंदूकों के साथ, तोपों के साथ, और एक महिला को हराने गए थे, एक नारी को हराने गए थे वहां पर। एक तरफ महिला नारी शक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पूरी सेना, सोचिए कि देश के सभी जहां जहां इनके मुख्यमंत्री हैं, वहां के डीएम हैं, वहां के मंत्री हैं, सबको तो लगा दिया आपने, तो आप चुनाव कहाँ लड़े? लेकिन वोट तो जनता ने डाला ना सर, वोट तो जनता ने डाला, बीजेपी के कार्यकर्ता ने नहीं डाला। वो जनता के जो वीडियो आए हैं वो भी, उसका भी जिक्र होना चाहिए ना। कि आप बताइए, जो कमजोर थे, जो मजलूम थे, जिनके यहाँ से कोई मतलब निकल नहीं सकता था, उनके घर के सामने आप फोर्स लगा दोगे, AK-47 लेके खड़े रहेंगे, तो आप बताइए कौन जाएगा वोट डालने? तो कैसे डालने जाएगा? तो वो अपनी लंबी लंबी कतारें नहीं देखी पोलिंग बूथ पे? वो सब खरीदे हुए थे क्या? देखिए, अच्छा एक बात बताइए, हाथी के 2 दांत होते क्या? जो लंबे लंबे दांत होते क्या हाथी उससे खा लेता है क्या? कि क्या आपने पोलिंग बूथ पे कतारें नहीं देखी? बात यह था कि लोग सब वहां पर लोकतंत्र की हत्या हुई है। संविधान को ना मानने वाले लोग जो राजतंत्र को मानते हैं, जो राजा पर भरोसा करते हैं, जो जनता पर भरोसा नहीं करते हैं, वो लोग जाकर वहां पर आक्रमण किए थे एक रानी को हराने के लिए। अगर वो चुनाव लड़ते, ईमानदारी से अगर चुनाव उनको लड़ना ही था, तो मैं कहता हूं अपने काम गिनाते वहां पर। और मैं अभी कह रहे थे, कुछ भारतीय जनता पार्टी के कुछ वीडियो आ रहे हैं, कह रहे कि हमने बंगाल गए तो वहां पर मछली चावल खाए। तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव 2027 का आ रहा है। क्या यहाँ पर तो कुछ लोग मुर्गा भी खाते, कुछ लोग मछली भी खाते, कुछ लोग बकरा भी खाते, और कुछ लोग हमने देखा सुअर खाते। क्या यहाँ सुअर भी खाएंगे क्या भाजपा वाले? ठीक है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो, लेकिन सही से एक सवाल का जवाब दीजिएगा। जहां जहां चुनाव होते हैं, क्या समाजवादी पार्टी मैदान में नहीं उतरती? यूपी में चुनाव, समाजवादी पार्टी मैदान में नहीं जाएगी, अपने नेताओं को खड़ा नहीं करेगी, प्रमुख चेहरों को खड़ा नहीं करेगी। मैं तो ये कह रहा हूं कि चुनाव कराए ही ना, सीधा घोषित कर दे कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी है। क्यों फर्जी ये पैसा बर्बाद? नहीं, ये ऐसे नहीं होता है। तो फिर चुनाव भी वैसे होना चाहिए ना जिससे जनता का हित होता है। चुनाव भी तो वैसे हो। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप चुनाव लड़ते थे, विपक्ष में थे, तब तो कोई शोर शराबा, कोई हंगामा, कोई फोर्स नहीं लगाते थे। और अब मैं कह रहा हूं, बंगाल में जितनी फोर्स आपने वोटरों को धमकाने के लिए लगाई थी, आप उतनी कभी बॉर्डर पे लगा दिया करो, वहां पर भी लगा दिया करो। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में जब इनका चुनाव इन्हीं के प्रत्याशी लड़ते हैं, वहां पर इतनी सिक्योरिटी नहीं लगाई जाती। बात यह है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मैं पूरी तरह से हार रहा हूं, मुझे जनता वहां की नहीं स्वीकार कर रही, वो वहां पर पूरा दल बल लेकर, बंदूक, तोपे, बंदूक सब लेकर पहुंच जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी वाले सच्चे राष्ट्रहित हैं, सच्चे सनातनी हैं, सच्चे राम भक्त हैं, तो पहले चरण और दूसरे चरण में वो हिंसा की तस्वीरें नहीं देखी आपने? रिजल्ट के बाद से वो कुर्सियों की तोड़फोड़ नहीं देखी? वो लहूलुहान व्यक्तियों को नहीं देखे? मैंने देखा वो भी वीडियो देखे जो कल ही जलाए गए। बोल दीजिए यही से बने हुए वीडियो है। अच्छा, यही हो गया? अरे यही तो हम सुनना चाह रहे थे मैडम आपसे। कह रही हूँ, आप बोल देगा विपक्ष के AI से बना हुआ वीडियो। इसका जवाब अगर मैं ज्यादा दूंगी तो आप कहेंगे मीडिया बीजेपी की हो गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आऊंगी आपके पास। रुकिए, आपके सवालों का जवाब ले लूं मैं। शिव सिंह भारती जी, क्या यह सच्चाई है? यानी कि यह साफ तौर पर नजर आता है कि बीजेपी अब धमकाने और भड़काने में विश्वास रखने लगी है। सपा का आरोप है चुनाव होना ही नहीं चाहिए, सीधे डिक्लेयर होना चाहिए कि बीजेपी जीत गई। दारा सिंह जी शायद भूल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उसके बाद PN शेषन जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ।
और तब सीआरपीएफ लगी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और दलित, शोषित, वंचित समाज, पिछड़े वर्ग के लोगों ने खुलकर वोट डाला था और सत्ता परिवर्तन हुआ था। तब बसपा की सरकार ने, भाजपा सरकार नहीं थी, बसपा सरकार आई। निश्चित तौर पर जब चुनाव में सारी लोगों की भागीदारी होती है तो जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ लोग निकल के वोट करते हैं। ये शायद भूल गए, ये जो कह रहे हैं कि धमकाया गया, वोट नहीं निकलने दिया गया, ये शायद पश्चिम बंगाल के वोट ऑफ परसेंटेज को उन्होंने नहीं देखा, कितने वोट ऑफ परसेंटेज रहा बंगाल का। पर वोट तो खरीदे हुए हैं, डराए धमकाए हुए हैं लोग, वोट खरीदे हुए हैं सर। नहीं, अरे खरीदे हुए तो वोटर को खरीद लिया, तो ये ममता बनर्जी क्या कर रही थी वहाँ? अगर ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं, इनका कहना सिर्फ इतना कि भारतीय जनता पार्टी हारती क्यों नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जीतती क्यों चली जा रही है, ये अपने आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए भूल जाते हैं कि बहुसंख्यक समाज इस देश में रहता है, उसको अपनी पूजा पद्धति करने का भी अधिकार नहीं है। वहाँ जय श्री राम, छोटे छोटे बच्चे अगर बोल देते हैं जय श्री राम तो उनको उठाकर फेंक दिया जाता है। वहाँ का मुस्लिम समाज उनको धमकाने का प्रयास करता है। क्यों? जो पूजा करे वो पूजा करेगा, जो नमाज पढ़ रहा है वो नमाज पढ़ेगा, जो प्रेयर करे वो प्रेयर करेगा। जरूरी थोड़ा है कि सभी पूजा करें। तो सारे लोगों को करने दिया ना, सारे लोगों को पूजा कराई जा रही है। 2011 में एक वर्डिक्ट आता है एक मंदिर को खोलने का, उसमें पूजा विधिवत रूप से कोर्ट कहता है 2011 से उस मंदिर को अभी तक खोला नहीं गया, कल जाके लोगों, सारे लोगों ने वहाँ पूजा पाठ किया। आप समझिए, कोर्ट भी धराशायी है वहाँ पर तो कोर्ट के नियम भी नहीं माने जाते, संविधान भी नहीं माना जाता है। तो ऐसे में जब आप एक बड़े वर्ग को दबाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर 3-3, 4-4 बार ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री रही है, लोगों ने बहुत देखा वहाँ, लेकिन उसके बाद भी अगर उनकी कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो परिवर्तन आया, जो वर्डिक्ट आया निश्चित तौर पर ये जनता का वर्डिक्ट है और सारे लोगों ने खुलकर वोट किया, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट किया है। मैं निश्चित तौर पर फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ और सबका विकास का जो नारा है वह आज परिलक्षित होता दिखाई देगा और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो बंगाल होगा उसकी तस्वीर और अलग होगी। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े, लेकिन दादाजी फटाफट इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो 52 साल अपने कार्यालय में जो आरएसएस का प्रमुख जो है इनकी भूमिका जहां से होती है वहां पर तिरंगा नहीं लहराए और ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। किस हक से, किस अधिकार से आप राष्ट्रवाद की बात करते हो? जिस देश को मजबूत करने का काम देश के प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, जब यहीं पर 2 हमले होते हैं तब आपके प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते हैं राष्ट्र को लेकर। जब महिलाएं वहां आप देखा ना था सिंदूर पोछा गया था, तब आप सिंदूर घर घर देने जाने का काम किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने। बस मेरी भारतीय जनता पार्टी से एक ही सवाल है कि आप इस देश के संविधान को मानते हैं? घर में झंडा फहराया आपने, अपने घर में झंडा फहराने का काम किया कभी आजादी के बाद से? इस देश में किस घर में? अरे हम लोग तो रोज झंडा फहराते हैं। सुनिए, आपने, सुनिए, भारतीय झंडे को भी आपने बंद करके रखा, उसको छतों पर फहराने तक का भी अधिकार नहीं था। अब आप बात करते हैं आरएसएस कार्यालय पर नहीं फहराया गया। आरएसएस कार्यालय कोई सरकारी कार्यालय है? धुआं फेंकने लगे, कच्चा धुआं फेंकने लगे, धुआं फेंकने लगे, कच्चा धुआं। बस यही है भारतीय जनता पार्टी, पूरा बिगड़ा हुआ है जो सिर्फ धुआं फैलाता है। सुन तो लो, कितने लोग तुम्हारे नेता है बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी में जो अंग्रेजों से लड़े थे, शहीद हुए थे, जरा बता दीजिए। और कितने भारतीय जनता पार्टी के लड़के जो देश के बॉर्डर पर शहीद हुए? हमारे 120 लोग चाइना वालों को इतनी दूर दौड़ा के आए थे, हमारे समाज के थे। और जानते हो, जब हमारे समाज का कोई शहीद होता है ना, पूरे देश में देख लेना, यादव समाज से लेकर अति पिछड़े समाज के लोग जितना देश के बॉर्डर पे शहीद हुए, आपकी भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं है। और क्या करते हो आप? उनको भी अपमानित करने का काम किया। तो दादाजी जो शहीद होगा वही भारतीयों का टैग लेगा क्या? मणिपुर में जवान की पत्नी थी, अरे आर्मी की जवान की पत्नी। ठीक है राजेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है राजेश जी, जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से जीत बीजेपी ने हासिल की है, आप तो ना सपा की तरफ से है ना बीजेपी की तरफ से, सच्चाई बताइएगा। देख लो, ये देख लीजिए इनके संस्कार। ठीक है, मैं आऊंगी दादाजी आपके पास, सच्चाई बताइएगा राजेश जी। ये है इनका राष्ट्रवाद, ये इनका देशवाद प्रेम है, ये राष्ट्रवाद है आपका। इस पे क्या बोलोगे? ये किसके गुंडे हैं? ठीक है, झंडा किसका लिए घूम रहे हैं? राजेश जी से पूछ रहे थे। दादाजी शांत हो जाइए, दूसरों को भी सुनने दीजिए। दारा जी बहुत व्यथित हैं और मुझे लगता है कि ये चुनाव, बंगाल का चुनाव राष्ट्र अस्मिता का चुनाव है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अगर इस पर अपने विचार व्यक्त करेगी पृथक पृथक, तो समाजवादी पार्टी को तब भी सत्ता
जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में जाकर लोगों को मारा, आतंकवादियों को नेस्ता नाबूद किया। ये हमेशा भी भाजपा के प्रवक्ता है, नहीं इनको भी भाजपा का स्क्रीन पर लिखिए, इनको भाजपा का प्रवक्ता भाई जो सच बताए वो भाजपा का प्रवक्ता, जो सच बताए वो भाजपा का प्रवक्ता। क्या बात करते हैं दारा सिंह जी, क्या बात करते हैं, क्या करते हो? सुन लीजिए, पहले दूसरों की बात सुन लीजिए, आपकी टर्न आएगी तो आप बोलिएगा। राजेश जी बात रखिए, ऐसे सबके बीच में बोलने से चर्चा नहीं होती है। नहीं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मजबूरन आपकी आवाज गिरवानी पड़ सकती है। रखिए, अच्छे वक्ता के साथ राजेश जी बात रखिए। मैं अच्छा ही वक्ता हूँ, नियम से चलता हूँ। आप सुनिए, अब शक की गुंजाइश छोड़िए। अगर आप सेना पे संदेह करेंगे, आप चुनाव आयोग पर संदेह करेंगे। अभी आपने कहा कि बंगाल की जनता बिक गई, ये तो बहुत बड़ा अपमान है बंगाल की जनता का। अभी उन्होंने देखा वही भाषा आ गई। मैं कह रहा हूँ राजनीतिक विशेषज्ञ से कौन सेना का वही चीज छोटे बच्चों की तरह एक बात पकड़ के बैठ गए हैं। सर क्या बात कर रहे हैं आप? जनता बिक गई। अब यूपी में मान लीजिए बीजेपी जीत गई तो आप कहेंगे कि जनता बिक गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत जाती तो क्या आम आदमी पार्टी को जनता ने खरीदा था? नहीं, सुनना चाहिए भाई। जो ये झूठ बोलेंगे कब तक झूठ? तो आपकी टर्न आएगी, आप बोलिएगा ना। मैं आपको समय दूंगी, समय ना दूं तो बताइएगा। आपकी टर्न आएगी, आप बोलिएगा, दूसरों को भी बोलने दीजिए। सर ऐसे डिबेट नहीं होती है। नहीं, सुन चुके 10 साल से सुन रहा हूँ भाई। तो पूरी बात सुन लीजिए, 30 सेकंड का वक्त दे रही हूँ, शांत हो जाइए। बात रखिए राजेश जी। महिलाओं को सुरक्षा कब मिलेंगे? 15 लाख कब मिलेंगे? गैस के रेट कब होंगे? दारा जी आप ही बोल लीजिए, बाकी लोगों का मुंह बंद रहेगा। आप ही बोल लीजिए, जब दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। सुनिए, आप ही बोल लीजिए। फिर डिबेट इस तरह नहीं होती सर, इतने बड़े हो गए। चुनाव जीत जाते हो, वहाँ चाहे लाशें पड़ी रहे, शांत हो जाइए दारा जी। कोई मतलब नहीं है। दलाली करना है तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ लीजिए। यहाँ राजनीतिक विशेषज्ञ बन के मत बैठिए। गुंडागर्दी का मूल्यांकन जनता कर चुकी है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण पत्र आपके पास है। आपसे ज्यादा गुंडे किसी के पास नहीं थे। अगर आज का आप मूल्यांकन करेंगे भाई, हमारे पास गुंडे थे तो आप इतने बड़े कैसे हो गए? आप इतने बड़े कैसे हो गए? अगर हमारे पास गुंडे थे, बदमाश थे, तो आप सत्ता में कैसे आ गए? ये तो देखो, सत्ता में आप चुनाव से आए हो और जानते हो चुनाव सत्ता में आने के बाद दुरुपयोग कर रहे हो। अगर हमारे पास गुंडे थे तो आप सत्ता में कैसे आए? सवाल का जवाब दीजिए, घुमाइए मत, सवाल का जवाब दीजिए। अगर हमारे पास गुंडे थे तो आप सत्ता में कैसे आए? और उतनी बुरी तरीके से बाहर किया है कि आप लालायित हैं दोबारा आने के लिए। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा निर्णय लेकर आ रहा है, तैयार रहिए। उत्तर प्रदेश बदलाव करने जा रहा है, दलालों की दुकान बंद करने जा रहा है। इससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं। देश राष्ट्र भक्ति के साथ चलने वाला है, एक छोटी सी सोच के साथ चलने वाला नहीं है कि हम पाकिस्तान यही पता चल गया भारतीय जनता पार्टी के दो प्रवक्ता बैठे, कभी जवाब नहीं दे पा रहे हो। ये सब दो प्रवक्ता बैठे जवाब नहीं दे पा रहे हो। जो हमारा सवाल है कि क्या सच में बंगाल में चुनाव लड़े हो आप लोग? मेरा एक सवाल छोटा सा, मैं चुनाव लड़े हो और जनता ने वोट दिया, इतना बड़ा प्रतिशत में मतदान हुआ, ये आपने किसी के गर्दन पे तलवार रख दो और कह दो हम जीत गए। वाह, तालियां आप लोगों के लिए। ठीक है, सुनिए दारा सिंह जी, इंसान का अपना वजूद नहीं होता, इंसान का अपना वजूद नहीं होता। आपके कोई गर्दन पे तलवार रखेगा और आप कहेगा बीजेपी को वोट दो, आप दे देंगे? आपको कैसे वोट कोई दे देगा? क्यों दे? आप दे देंगे? आपके गर्दन पे तलवार रखेगा, बीजेपी को वोट दो, आप दे देंगे? आप बीजेपी को वोट दे देंगे गर्दन पे तलवार रखकर? ना तुमने देश की रक्षा कर पाए, ना महंगाई कम कर पाए। सर आप चाहते हैं कि लोग आपके सवालों का जवाब दें, लेकिन आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। ऐसे डिबेट संभव नहीं हो पाएगी। एक मिनट दारा सिंह जी, सुनिए मेरी बात। आप कह रहे हैं कि गर्दन पे तलवार रख के वोट मांगते हैं और वोट मिल जाता है, तो आपकी गर्दन पे कोई तलवार रखेगा और कहेगा बीजेपी को वोट दो, आप दे देंगे? मैं तो मरना पसंद करूंगा। तो बस बाकी लोगों का भी वजूद है। ये सुनिए, ये 20th सेंचुरी है, यहाँ पे दूसरों का नहीं सुना जाता। ये 20th सेंचुरी है, लोगों का खुद का वजूद है, खुद का वजूद है। ठीक है शिव जी, बात रखिए अपनी। अरे ये गंभीर बीमारी होगा, इनको खाड़ को नहीं, ये पूरा देश बेच डालेंगे। और ये लोग जो फर्जी यहाँ पर बैठ, ये फर्जी प्रवक्ता बन के जो बैठे हुए हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, नौकरी नहीं दिला सकते। जी शांत हो जाए, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। शिव जी, दारा सिंह जी नौकरी भी दिलाते रहे होंगे मुझे लग रहा है, और इनके ये जो डिबेट है ये रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। 27 में भी यही बोलते आपको मिलेंगे।
और निश्चित तौर पर आप बंगाल की जनता कह रहे हैं कि गर्दन में तलवार रख दी। बंगाल अपनी असीमिता को बचाने के लिए 47 से पहले से लड़ रहा है। आप कैसे फिर बोले आप बीच में? सर ऐसे नहीं होती ना सर डिबेट। सुन लीजिए दूसरों का। सुनिए ना, आप सुन लीजिए। बंगाल अपनी असीमिता के लिए आज से नहीं लड़ा। आप बंगाल का इतिहास देख लीजिए। आपने देखिए, आप वहां कुछ नहीं थे बंगाल में। बंगाल जो आपको टीक मार रहा है ना, आपको लग रहा था बिल्ली के भाग से टीका टूटेगा, बंगाल भारतीय जनता पार्टी हारेगी, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेंगी। तो उत्तर प्रदेश में जो आप जिनका तस्वीर पीछे लगाए हैं, अखिलेश यादव जी, जिनको आप 27 का सत्ताधीश घोषित कर दिए। सत्ताधीश होता है, सत्ताधीश होता है। यहाँ सेवा करने के लिए राजनीति करने लोग आए हैं। वो प्रधानमंत्री 130 करोड़ लोगों को संबोधित करते हैं, कहते मैं भारत के जनता के सेवक हूँ। वो कह रहे 27 से सत्ताधीश है। शब्दों का फर्क है, समझिए तारा सिंह जी। देश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। पश्चिम बंगाल सुनिए, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जितने राज्य आते हैं, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार है। और सारे लोगों ने देखा है किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए काम किया। देश का मान सम्मान। 5 साल के बच्चे से पूछोगे तो भारतीय जनता पार्टी को गुंडा की पार्टी बताएगी, बलात्कारियों को सम्मानित करने वाली पार्टी बताएगी, देश के साथ गद्दारी करने वाली पार्टी बताएगी, वैक्सीन से चंदा लेने वाली पार्टी बताएगी, अभी स्मार्ट मीटर पे चंदा लेने वाली पार्टी बताएगी, देश को बेचने वाली पार्टी बताएगी। अरे क्या तुम क्या बात करते हो? बरसात से बचने की औकात नहीं समाजवादी फिर हमने आगे। ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रख ली, शांत हो जाइए। क्या लगता है राजेश जी, जो स्ट्रेटेजी बीजेपी ने पश्चिम बंगाल पे आजमाई है, इस बार पहली बार सरकार बनी है, क्या उससे अलग हट के यूपी में आजमाने जा रही है? राजेश जी देखिए, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि 1977 के बाद पहली बार आज कोई राष्ट्रीय पार्टी आई है जो बंगाल में जिसने शासन संभाला है। और क्षेत्रीय दलों से जो राष्ट्र को नुकसान हो रहा है, ये भी सोचना चाहिए इन लोगों को। ये छोटी छोटी पार्टियां राष्ट्र हित कभी नहीं कर सकती। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्हीं से अपेक्षा करनी चाहिए, चाहे वो देश की सुरक्षा की बात हो, चाहे अंदर की बात हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना बंगाल का नुकसान क्षेत्रीय दलों ने किया है, चाहे वो वाम दलों की सरकार वहां पर रही हो, ममता जी ने किया हो, तो वहां की जनता ने जो वोट किया वो तुष्टीकरण या रोहिंग्यों को देखकर, विदेशी ताकतों को देखकर भी किया है। इसमें इनको जो पीड़ा हो रही है, इनका जो संरक्षण रोहिंग्यों का था, अब उन पर कार्रवाई होगी, कुछ बाहर किए जाएंगे। सबसे बड़ा दर्द यहाँ पर है। तो ये सबसे बड़ा दर्द है। और दूसरी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी हो, अंदर देश में उनसे कई बार शिकायतें कई लोगों को हो सकती है, हमको भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, लेकिन राष्ट्र हित के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय है, जो कार्यशैली है, वो सराहनीय है और उसको सबको सराहना चाहिए। यानी कि विपक्ष को कहीं ना कहीं चेंजेस करने की जरूरत है। क्यों नहीं, अपना सोचे। एक भी आतंकवादी हमला नहीं, आतंकवादियों ने अगर कोई कुछ दुसाहस किया उसका कठोर जवाब। पहलगांव पुलवामा क्या था? ये पहलगांव पुलवामा में क्या हुआ था? ये दोनों जगह जो घटना हुई, ये क्या है? ये क्या था? फूल बरसाए गए थे? आतंक क्या गजब भाई। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता घोषित करिए ना। ये कहां से 100% पिछले साल आतंकवादी हमला नहीं हुआ था? क्या बात कर रहे हैं? मेरे देश पे हमला था और उसका बदला लिया। हाँ, बदला लिया गया, लेकिन हमला हुआ ना सर। लिया कौन बदला लिया? झूठ बोल रहे हो यहाँ पर बैठ के। हमारी सेना। और कौन बदला लेगा? आप लड़ने नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तुम्हारा प्रधानमंत्री झुक गया था। तुम्हारा प्रधानमंत्री हमारे देश की बहनों को विधवा बना दिया और बात करते हो। सोच है दादाजी, बदलिए अपनी सोच को। हटिया आपकी सोच है। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनते हैं। ठीक है राजेश जी, ठीक है दादाजी, सुन लीजिए। इतना ज्यादा अग्रेसिव मत होइए, या इतना ज्यादा अग्रेसिव मत होइए दादाजी, सुन लीजिए। 5,000 रुपए दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। ठीक है दादाजी, मान लिया कि बीजेपी ने अपने हथकंडे अपनाया, इसलिए बंगाल चुनाव जीता है, और आप कह रहे हैं कि चुनाव में मेरा सवाल सुन लीजिए पहले, फिर अपना जवाब दीजिएगा। मेरे को कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ बोलना भाई और बहनों, बात करने सुन लीजिए। पूरा डाटा बोलना होगा वो बोलेंगे, आप भी नहीं रोक सकते, ना मैं रोक सकती हूँ। उनको जो बोलना होगा वो बोलेंगे। सुनिए मेरी बात। आप कह रहे हैं कि अरे ये बताइए, देखिए आप ही बोल लीजिए, आप ही कर लीजिए डिबेट, आप ही कर लीजिए डिबेट। सोचिए, दो इतनी बड़ी घटना हो गई, कितनी जगह दंगा हो गया, कितनी जगह बलात्कार हो गए, कितनी जगह हत्या हो गई, और क्या कह रहे राजनीतिक दल में वो तो उनका चापलूसी करने में शुरू। अरे ले लो सरसों का तेल, जाओ लगाओ भाजपा के विधायकों पे।
यहाँ देश हमारा बर्बाद हो रहा, महंगाई रोज आत्महत्या कर रहे लोग, इनसे कोई मतलब नहीं। जानते क्या क्यों नहीं मतलब? तुम्हारा पेट भरा है इसलिए तुमको सब कुछ हरा हरा दिख रहा है, समझ गए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तुमको भी लिफाफा आ रहा, राजनीतिक विशेषज्ञ। आप डिबेट में भूखे आए हैं, बिना खाना खाए आए हैं आप डिबेट में? लॉजिक बात कीजिए भाई, लॉजिक बात मेरी, आप सवाल ही नहीं सुन रहे सर, आप अपना जवाब देने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है टीवी के एंकर आप ही हो गए हैं। आप ही दोनों से सवाल पूछ लीजिए, फिर हम तो बैठ ही जाते हैं यहाँ पे। सुन लीजिए, अब ध्यान से सुनिएगा। 15 साल की सत्ता को बीजेपी ने हटाया पश्चिम बंगाल से, क्या इस बार? सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए सर, मेरे को तो सुन लीजिए आप। और 10 साल बाद अगर बीजेपी हटती है यूपी में, तभी भी आप यही कहेंगे कि गर्दन पे तलवार रख के सपा ने तमाम लोगों से वोट मांगा था? अगर सपा की सरकार आई तो वो चले गए हैं, डिबेट छोड़कर चले गए। ठीक है शिव जी, फिर आप हाँ, क्या क्या प्लान है यूपी में इस बार शिव जी? मैंने पहले ही कहा, ये जिस तरह की इनकी भाषा है, हाँ। ये अपनी भाषा सुधारने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ बनी कहाँ बनेगी ये अलग विषय है। अगर उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव है और अखिलेश यादव को लग, मैं तो कह रहा हूँ वो 27 से सत्ताधीश उनको घोषित कर दिया है, सत्ताधीश बना दिया उनको। और आप समझिए कि राजनीति सेवा करने के लिए होती है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, सांसद सेवा करने के लिए आता है। निश्चित तौर पर आप बताइए इतने सालों में कौन सा घोटाला किस विधायक, सांसद और मंत्री ने किया है? निश्चित तौर पर जब आपका मन का भाव ठीक होगा तो जनता भी आपको स्वीकार करने का काम करती है। अगर भाव की राजनीति करेंगे तो जनता बहुत बड़ी होती है और तमाम तरह की विचारधाराएं काम करती हैं। ऐसे ही कोई स्वीकार नहीं कर लेता। अगर भारतीय जनता पार्टी को देश के जनमानस ने स्वीकार किया है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी नीतियों के कारण किया होगा। लेकिन अगर यह बात अखिलेश यादव और इन जैसे प्रवक्ताओं को समझ में नहीं आती और जो उनकी भाषा है कि खदेड़ देंगे, भगा देंगे, यहाँ बोले वहां बोले, अरे वो तो बोलेंगे ही, पश्चिम बंगाल में बोले, उत्तर प्रदेश में ही बोलेंगे। और निश्चित तौर पर मानिए कि अभी भी बाबा की सरकार यहाँ पर है, माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर बैठे, लेकिन ये भूल जाते हैं, ये समझते नहीं है। उनको लगता है कि नहीं अखिलेश यादव जी बस मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और जैसे ही मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनने के बाद जैसे तृणमूल कांग्रेस के लोग कह रहे थे वहां पर ममता के गुंडे जब बखान कर रहे थे कि 4 तारीख के बाद देखेंगे कौन यहाँ रहता है, कौन सीआरपीएफ डूबती है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं कौन बचाएगा, इस तरह धमकाने का प्रयास कर रहे थे। इस तरह से दारा सिंह जैसे प्रवक्ता धमकाने का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन निश्चित तौर पर मानिए कि देश में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी बैठे, सब ठीक कर दिए जाएंगे और सब ठीक हो भी जाएंगे। तो बिल्कुल अब देखना होगा ना कि बंगाल में सरकार बनने के बाद कितना ठीक होता है। लेकिन अगर राजेश जी गौर किया जाए तो विपक्षी दलों को क्या क्या और किन किन चीजों पर सुधार की जरूरत है, जिसके बाद से वो अब एक एक करके तमाम राज्यों में मात करते हुए नजर आ रही है। देखिए, विपक्ष का सबसे बड़ा जो कमजोर फार्मूला है, इनको पता नहीं क्यों आज भी लग रहा है कि हम पाकिस्तान, हम मुसलमान, हम इंशाअल्लाह करके, ममता जी ने बोला था ना इंशाअल्लाह। अगर आप इसको चुनाव को देख लीजिए, वाम दल साफ, कांग्रेस भी साफ, और जिन ने सनातन का विरोध किया वो सब साफ। तो जिनने भी राम पर संदेह किया, जिन्होंने सनातन पर संदेह किया, इनको हमारी राष्ट्रधारा से जुड़ना पड़ेगा, हमारे भारतीय व्यवस्था से जुड़ना पड़ेगा और अपने देश के लिए अच्छा सोचना पड़ेगा। आप अभी देखिए, आपके जो ये प्रवक्ता बोल रहे थे दारा सिंह जी, इनकी बात में क्या था? पहले तो आप विनम्र ही नहीं है, आप अपनी बात को ठीक से कह नहीं पा रहे हैं, आप धमका रहे हैं बैठकर कि ऐसा नहीं, ऐसा हो गया, पुलवामा हो गया। किस विषय पर चर्चा है? चर्चा है बंगाल चुनाव जीता, क्यों जीता और इसके क्या परिणाम अच्छे और वैसे होंगे, क्या आपकी कमियां नहीं? आप आत्ममूल्यांकन नहीं कर रहे हैं कि आपने क्या क्या गलत किया, आपने क्यों रोहिंग्यों का समर्थन किया वहां पर, क्यों आप विदेशी ताकतों की गोद में बैठ गए जाकर? देश सब कुछ जान रहा है और इस देश की जनता ना बिकाऊ है ना आपके धमकाने में आ रही है। जब यहां पर आपको सीटें मिल गई 35-36, तब तो आपने नहीं कहा कि ईवीएम हैक हो गई और यहाँ पर तलवारें रखकर चुनाव लड़ लिया। सारा कुछ ईमानदार था, चुनाव आयोग भी ईमानदार था। अब वहां पर जब चुनाव जीत लिया है तब आपको चुनाव आयोग बेईमान लग रहा है, आपको जितने केंद्रीय बल हैं वो बेईमान लग रहे हैं, आपको बंगाल की जनता बेईमान लग रही है, बिकी हुई जनता लग रही है। मैं तो कह रहा हूं कि इनको भेजिए बंगाल में और 5-4 बंगाली भाइयों से मिलवाइए, वो इनको जवाब देंगे कि कौन बिकाऊ है कौन नहीं है। इनको आत्ममंथन करना चाहिए, यानी कि जहां हारे वहां की जनता को आप बदनाम कर दीजिए। यही आजकल जो है सियासत में देखने को मिल रहा है। राजेश शुक्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े थे, शिव सिंह भारती जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े थे, दारा सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। और ऐसे में अब माहौल काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अब बार यूपी के चुनाव की है। बीजेपी और तमाम पार्टियां यूपी के रन को भेदने की कोशिश में अब लगती हुई नजर आएंगी। अब देखना होगा किस राह पे कौन सी पार्टी चलेगी और क्या हथकंडे अपनाती है। चलिए फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, दिखती रही TV।